गुड मॉर्निंग। आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कोठारी आयोग का। कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई, कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कौन कौन से मुख्य सुझाव दिए जो भारतीय शिक्षा के लिए आगे चलकर मील का पत्थर साबित हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारत ने राष्ट्रीय विकास के नए युग में प्रवेश किया। इस युग में भारत के लक्ष्य निर्धनता उन्मूलन, कृषि का आधुनिकीकरण, उद्योगों का विकास, सभी व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर का उन्नयन करना, आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा परंपरागत मूल्यों से उनका समन्वय स्थापित करते हुए समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना का तथा धन का समान वितरण और साथ ही साथ 14 वर्ष की अवस्था तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा आदि इसके प्रमुख लक्ष्यों में से था। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति करने के उद्देश्य से शिक्षण को सबसे अधिक शक्तिशाली साधन माना जाने लगा। किंतु शिक्षा के इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति में तभी सहायता हो सकती थी जब उसके परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन कर दिया जाए और उसमें आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाए। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने के लिए शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की यानी शिक्षा के सभी पक्षों की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक था, क्योंकि शिक्षा प्रणाली के सब अंग एक दूसरे पर शक्तिशाली प्रतिक्रिया करते हैं और प्रभाव भी डालते हैं। इसलिए अच्छे माध्यमिक विद्यालयों के बिना शक्तिशाली एवं प्रगतिशील विश्वविद्यालय नहीं हो सकते और माध्यमिक विद्यालय तभी उत्तम हो सकते हैं जब प्राथमिक विद्यालय कुशलतापूर्वक कार्य करें। अतः आवश्यक है कि विभिन्न अंगों एवं स्तरों की अलग अलग जांच न करके शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र की जांच की जाए। इसी को आधार मानते हुए भारत सरकार ने 14 जुलाई सन 1964 के प्रस्ताव के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। भारत सरकार ने 14 जुलाई सन 1964 के प्रस्ताव के द्वारा प्रोफेसर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। प्रोफेसर कोठारी के नाम से ही इस आयोग को कोठारी आयोग भी कहा जाता है, अर्थात कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। इस आयोग में कुल 17 सदस्य थे, जिनमें से 6 अन्य देशों के विशेषज्ञ थे और आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर सघन प्रकाश डाला। अर्थात इस आयोग के सदस्यों ने और विशेषज्ञों ने मिलकर के शिक्षा के सभी पक्षों पर विशेष तौर पर अध्ययन किया और उन अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने सुझाव प्रस्तुत किए। राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से उन्होंने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। तो आइए देखते हैं कि कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मुख्य किन किन सिफारिशें की गई हैं और किन किन उद्देश्यों की इसमें उन्होंने चर्चा किया है। कोठारी आयोग ने शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के स्थान पर आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसके अंतर्गत प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोठारी आयोग ने शिक्षा के परंपरागत स्वरूप के स्थान पर, परंपरागत स्वरूप मीन्स पहले जिस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती थी उसके बदले में आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा को महत्वपूर्ण क्यों माना। उन्होंने शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य बताए। शिक्षा के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्देश्य थे वो थे शिक्षा द्वारा
उत्पादन में वृद्धि। शिक्षा के द्वारा ही भारत के उत्पादन में वृद्धि, अर्थात सभी क्षेत्रों में शिक्षा के द्वारा महत्वपूर्ण उत्पादन किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना। शिक्षा के द्वारा प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाना और शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाना तथा शिक्षा के द्वारा सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके चरित्र निर्माण करना, ये शिक्षा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्देश्य थे, जो कि कोठारी आयोग ने इसका निर्धारण किया। शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य नंबर 1, उन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा के कुछ राष्ट्रीय उद्देश्य होने चाहिए। उन्हीं उद्देश्यों के लक्ष्य की प्राप्ति हमें करनी है या कोई भी देश उन राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा में कार्यरत होना चाहिए। शिक्षा आयोग ने कहा कि कृषि उत्पादन की वृद्धि हेतु विज्ञान को कृषि एवं उत्पादन कार्यों से जोड़ दिया जाना चाहिए, कि अगर कृषि में उत्पादन करना है तो विज्ञान को कृषि से जोड़ दिया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा को अधिक से अधिक व्यावसायिक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। कृषि और शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। ये शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य माने। आयोग ने साथ ही साथ कहा कि सामाजिक राष्ट्रीय एकता का विकास करने के लिए शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक राष्ट्रीय सेवा एवं अध्ययन उसको बना देना चाहिए, अनिवार्य अध्ययन बना देना चाहिए। प्रत्येक शिक्षा संरचनाओं में, शिक्षा की संरचना मतलब प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, इन सभी संरचनाओं में सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा के कार्यक्रमों को भी आरंभ किया जाना चाहिए। सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायता देने के लिए, सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता के विकास में सहायता देने के लिए ही सरकार द्वारा उपयुक्त भाषा नीति का निर्माण किया जाना चाहिए और इसके साथ मातृभाषा अर्थात प्रादेशिक भाषा को सभी स्तरों पर, शिक्षा के सभी स्तरों का माध्यम बनाया जाना चाहिए। अंग्रेजी के शिक्षण एवं अध्ययन को विद्यालय स्तर से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अर्थात प्राथमिक स्तर से ही अंग्रेजी शिक्षण को महत्व दिया जाना चाहिए। सभी पाठ्यक्रमों में नागरिक संविधान के सिद्धांतों एवं लोकतंत्रीय समाजवादी अर्थात लोकतंत्र में और समाजवाद में विश्वास रखने के विचार को तथा उसके स्वरूप को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से ही 14 वर्ष की आयु तक के बालकों एवं बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए तथा धर्म, वर्ण, लिंग, जाति, स्थिति आदि का भेदभाव किए बिना सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ये सभी शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्यों में समाहित था। 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने के लिए इसके पहले जो भी आयोग गठित किए उन्होंने भी ये महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। आधुनिकीकरण करने के लिए विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ आयोग ने यह विचार प्रकट किया कि शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों के सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। न केवल उनको आधुनिकीकरण की दौड़ में ही उनको शामिल किया जाए, बल्कि उनका सामाजिक स्तर, नैतिक स्तर और आध्यात्मिक मूल्यों का भी विकास किया जाना चाहिए, जिससे कि वो पद भ्रष्ट न हो सकें। सब प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए, चाहे प्राथमिक हो, उच्च हो अथवा माध्यमिक हो। प्राथमिक विद्यालयों में इन मूल्यों की शिक्षा रोचक कहानियों द्वारा की जानी चाहिए, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा को उन्होंने अपनाया कि बालकों को कहानी के माध्यम से नैतिक मूल्यों का विकास उनमें हम आसानी से कर सकते हैं। माध्यमिक विद्यालयों में इन मूल्यों के संबंध में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों में विचार विनिमय होना चाहिए। चूँकि माध्यमिक स्तर पर बालक थोड़ा बड़े हो जाते हैं, तो इस स्तर पर बालक और अध्यापक दोनों के विचारों को महत्वपूर्ण योगदान दिया गया कि वे अपने विचारों का विनिमय आदान प्रदान करें, जिसके माध्यम से मूल्यों का स्थापना हो सके। शिक्षा के उद्देश्यों में जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था, शिक्षा की संरचना एवं स्तर। शिक्षा की संरचना क्या है और उसके स्तर क्या होंगे।
आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से शैक्षिक ढांचे में परिवर्तन करने का सुझाव दिया कि जो शिक्षा का वर्तमान ढांचा है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आयोग ने 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा, यानी 1 से 3 वर्ष के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा तथा 2 वर्ष की उच्चतर शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा प्रथम उपाधि के लिए द्विवर्षीय उच्च शिक्षा रखने का सुझाव दिया। इस संरचना में महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि 3 वर्ष की अवस्था में पूर्व प्राथमिक शिक्षा, 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा प्रथम उपाधि के लिए द्विवर्षीय, प्रथम उपाधि में स्नातक की उपाधि के लिए द्विवर्षीय उच्च शिक्षा रखने का सुझाव प्रस्तुत किया। 2 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक, 3 या 2 वर्ष की निम्न माध्यमिक, 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक, 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा और 1 से 3 वर्ष की पूर्व विद्यालय शिक्षा, ये 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया। विद्यालय संकुलों का यथाशीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए। एक संकुल में एक माध्यमिक स्कूल तथा उसके समीप सब प्राथमिक स्कूल होने चाहिए। प्रत्येक संकुल के सब स्कूलों द्वारा सामूहिक रूप से स्तरों पर उन्नयन के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए, अर्थात एक ब्लॉक में कई स्कूल होने चाहिए। प्रत्येक संकुल के सब स्कूलों का क्या उद्देश्य होना चाहिए? सामूहिक उद्देश्य होना चाहिए, सामूहिक विकास का लक्ष्य उन्हें अपनाना चाहिए। इसके साथ ही साथ आयोग ने अध्यापकों की स्थिति या अध्यापक के विषय में भी उन्होंने प्रमुख सुझाव प्रस्तुत किए। आयोग ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक स्थिति को सुधारने की सिफारिश की गई कि अध्यापक की आर्थिक, व्यावसायिक और सामाजिक स्थिति में सुधार होगा तो वह बहुत अधिक ढंग से उत्पादन में सहयोग देंगे, राष्ट्रीय विकास में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकेंगे। इसके लिए अध्यापकों के वेतनमान में संशोधन करने, वेतन क्रम में प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात दोहराने, योग्यता के आधार पर उनको पदोन्नति देना, अध्यापक कल्याण कार्यक्रम प्रारंभ करने, शिक्षकों के अध्यापक कार्य के घंटों को निश्चित करने तथा सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षकों के वेतन क्रमों में समानता के सिद्धांत को अपनाने के महत्वपूर्ण सुझाव दिए। यहाँ अध्यापकों के स्थिति को सुधार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव इसमें कोठारी आयोग ने दिया, जो कि शिक्षा में अभी भी इस प्रकार के महत्वपूर्ण सुझाव नहीं अपनाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त अध्यापिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहित करने, आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने वाले अध्यापकों को विशेष मत देने, शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतंत्रता देने तथा राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चालू करने के संबंध में भी परामर्श दिया। अध्यापक प्रशिक्षण के संबंध में कोठारी आयोग ने जो सुधार प्रस्तुत किए, उन सुझावों में से नंबर 1, अध्यापक को अध्ययन की अधिक से अधिक सुविधा दी जाए। विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप, जैसा राष्ट्रीय आवश्यकता है उसी के अनुरूप विधियों, शिक्षण सामग्रियों और तथा शिक्षण पाठ्यक्रम में समय समय पर परिवर्तन किया जाना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए जो स्नातक हैं, प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष होनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के अध्यापकों के पास या तो शिक्षा में एमए की उपाधि होनी चाहिए या बीएड की उपाधि के साथ साथ कोई स्नातक उपाधि होनी चाहिए। अर्थात आयोग ने अध्यापकों की योग्यता भी इसमें निर्धारित कर दी। इसके साथ 5वां जो महत्वपूर्ण सुझाव था वो था शैक्षिक अवसरों की समानता। न्याय, समानता और स्वतंत्रता प्रजातंत्र का चूँकि मूल आधार होता है, इसी को ध्यान में रख करके उन्होंने प्रजातांत्रिक राष्ट्र में सभी नागरिकों के अपनी योग्यताओं का विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार माना।
सरकार के इस दायित्व को देखते हुए आयोग ने कहा कि जाति व धर्म के आधार पर भेदभाव समाप्त किया जाए तथा पुस्तक बैंक की व्यवस्था की जाए, छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाई जाए, विकलांगों की शिक्षा का समुचित प्रबंध किया जाए, प्रादेशिक स्तर पर असंतुलन को दूर करके राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा योजना बनाई जाए। विद्यालय शिक्षा विस्तार। जो आयोग का अगला महत्वपूर्ण सुझाव था वो विद्यालय शिक्षा में सुधार या उसका विस्तार। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए। नंबर 1, सन 75 से 76 तक के देश के सभी बच्चों की 5 वर्ष की उच्चतम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 2, 1985 से 86 तक देश के सब बच्चों के लिए 7 वर्ष की उच्चतम प्राथमिक शिक्षा की योजना पूर्ण कर दी जानी चाहिए और भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य की प्राप्ति हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, अपव्यय व अवरोधन को अधिक से अधिक कम करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना इस प्रकार की जानी चाहिए कि लोअर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल किसी बालक के घर से क्रमशः 1 से 3 किलोमीटर से अधिक दूर ना हों। जो बालक निम्न शिक्षा प्राप्त करने में आगे अध्ययन न करना चाहते हैं उनके लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए आयोग ने कहा कि कक्षा 10 तक पाठ्यक्रम सभी छात्रों के लिए एक समान होना चाहिए। स्कूलों को अपनी आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम बनाने की छूट होनी चाहिए तथा कक्षा 1 से 4 वर्ष तक मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, कक्षा 5 से 7 तक 2 भाषाएं तथा 8 से 10 तक 3 भाषाएं अनिवार्य होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में कार्यानुभव व समाज सेवा को स्थान दिया जाना चाहिए तथा छात्रों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। अंतिम जो महत्वपूर्ण सुझाव था वो था शिक्षण विधियां और निर्देशन तथा मूल्यांकन। आयोग ने विद्यालयों में प्रयोग की जाने वाली परंपरागत शिक्षण विधियों के स्थान पर उन्होंने सुझाव दिया कि इसमें लचीलापन अपनाया जाए। प्रधानाचार्यों एवं शिक्षा के अधिकारियों को शिक्षण विधियों में सुधार करने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना चाहिए। नवीन शिक्षण विधियों को प्रसार करने के लिए प्रदर्शनों, वर्कशॉपों, परीक्षणों, सेमिनारों और नए पाठ्यक्रमों को कार्यक्रम के माध्यम से आयोजित किए जाने चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को NCERT द्वारा निर्धारित किए गए सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाए। प्रत्येक राज्य में पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों को लिखने के लिए देश के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पर्याप्त पारिश्रमिक देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये 8 महत्वपूर्ण सुझाव कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के उद्देश्य हेतु भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए उनके द्वारा आज भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। तो कोठारी आयोग से संबंधित जो प्रश्न किया जाएगा वो है कि कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई, उसके कितने सदस्य थे और कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से निर्धारित किए। इन्हीं प्रश्नों को आपको हल करना है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है।